ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरे पास तुम्हें कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है नीलिमा, इसीलिए जो कहता हूं वो करो, और अभी इसी वक्त ये महल छोड़कर सप्त सिंधु आश्रम चली जाओ। सुंदरनगर साम्राज्य के महाराज वीरेंद्र इस वक्त खून से लथपथ हालत में सिंहासन के सामने जमीन पर पड़े हुए थे और अपनी बेटी नीलिमा को जल्द से जल्द राज्य से बाहर निकाल देना चाहते थे। वहीं राजकुमारी नीलिमा के वहां से जाते ही महाराज ने अपने बेटे नील की तरफ एक किताब बढ़ाते हुए कहा, बेटा नील, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, ये लो और बचा लो हमारे सुंदरनगर साम्राज्य को। इतना कहते ही महाराज वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया और नील जोर से चिल्ला उठा, पिताश्री। 3 साल बाद राजकुमारी नीलिमा। एक अंधेरी काल कोठरी में घबराकर नींद से जगने वाला ये शख्स वही था जो कुछ साल पहले तक सुंदरनगर साम्राज्य का राजकुमार हुआ करता था, लेकिन आज वो अपने ही साम्राज्य के तहखाने में कैद था और सपने में अपनी बहन को किसी मुसीबत में फंसा देखकर हड़बड़ाते हुए जा उठा। कहीं राजकुमारी नीलिमा किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं, ये नामुमकिन है। वो सप्त सिंधु आश्रम में बिल्कुल सुरक्षित है, उन पर वहां कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ये सपना, आखिर हर रोज मुझे यही सपना क्यों आता है? नील ये सोच ही रहा था कि अचानक हाथ में बड़ी सी मशाल लिए कुछ आदमी तहखाने के अंदर आए, जिनके आने से आहट सुनते ही नील ने अपने सामने रखी एक पुरानी सी किताब को बड़े से पत्थर के नीचे छुपा दिया और चुपचाप किनारे खड़ा हो गया। तभी एक जोरदार लात ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्यों बे, 3 साल के बाद भी तूने युवराज की तरह बर्ताव करना बंद नहीं किया? चल अब उठकर तैयार हो, ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। महाराज की मृत्यु के बाद उनके 2 सौतेले भाई युजवेंद्र और नागेंद्र ने नील को बंदी बना लिया था और इस तरह गुलामी का जीवन बिताते हुए नील को 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें उसे हर रोज मुख्य शिष्यों के हाथों मार खानी होती थी और इसीलिए एक सैनिक नील के हाथ पैर बांधकर उसे धकेलते हुए एक खुले मैदान में ले आया, जहां बने अखाड़े के बीच राज्य के मुख्य आचार्य अपने शिष्यों को युद्ध का अभ्यास करवा रहे थे। तभी वहां घोषणा हुई, आज का अभ्यास यहीं समाप्त होता है, अब सभी लोग अपना अपना एक कैदी चुन लें। यह आदेश सुनते ही सभी शिष्य अपनी युद्ध कलाएं उन कैदियों पर आजमाने लगे और कुछ ही देर में अखाड़े में सभी गुलामों की दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। एक एक करके सबने नील का मजाक उड़ाते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के एक आलीशान कमरे में, जहां कभी महाराज वीरेंद्र रहा करते थे, नशे में मदमस्त उनके सौतेले भाई युजवेंद्र एक दासी को अपनी गोद में बैठाए उसके यौवन का आनंद ले रहा था। वहीं उसका भाई नागेंद्र कुछ परेशान सा दिखाई पड़ रहा था। क्या बात है भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हैं? लगता है इन दासियों से आपका मन भर चुका है। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ नई दासियां बुलवा लूं। इस पर नागेंद्र ने झुंझलाकर दासियों को वहां से जाने का इशारा किया और उनके जाने के बाद अपने भाई से बोला, नील का क्या किया जाए? अब वो बच्चा नहीं रहा, वो बड़ा हो रहा है और हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकता है। अब हमें उसका कुछ करना होगा। नागेंद्र की बात सुनकर युजवेंद्र को हंसी आने लगी और वो खुद को संभालते हुए बोला, अरे भाई साहब, नील अब सिर्फ एक गुलाम है और पिछले 3 साल से वो इतनी मार खा चुका है कि अब उसके शरीर में कुछ करने जितनी शक्ति नहीं बची है। आप बेफिक्र रहिए। और नीलिमा, उसका तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कहीं वो महायोद्धा बनने की कगार पर तो नहीं होगी? जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई हमारी कैद में है तो क्या वो अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? भाई साहब, आपको क्या लगता है? मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा। आप निश्चिंत रहिए, नीलिमा का भी इंतजाम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ नील पर लात घूंसों के प्रहार चल रहे थे। तभी रेशम कपड़े पहने एक युवक वहां आया और सब शिष्यों ने अपना अभ्यास रोक दिया। युवराज आ गए। ये सुनकर नील ने जैसे ही सामने देखा तो उसकी नजर अपनी जगह पर बने सुंदर नगर के नए युवराज देवदत्त पर पड़ी, जो उसके पिता के सौतेले भाई नागेंद्र का सबसे बड़ा बेटा था। वहीं देवदत्त ने आते ही नील की तरफ देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, ओ तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें देखकर तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अपनी भलाई चाहता है तो दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से देवदत्त। नील का ऐसा जवाब सुनकर कई शिष्य नील पर एक साथ बरस पड़े और कुछ ही पलों में देवदत्त ने सबको रुकने का इशारा करते हुए कहा, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जानना चाहोगे? नील ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो देवदत्त तिरछी स्माइल करते हुए बोला, मैंने सुना है मेरी चचेरी बहन का पता लग चुका है। नीलिमा मिल चुकी है? ये सुनते ही नील का दिल दहल गया। उसकी बहन नीलिमा उसकी एकमात्र कमजोरी थी, जिसे वो किसी भी हालत में कुछ भी नहीं होने दे सकता था। क्या हुआ मेरी बहन को? कहाँ है नीलिमा? गुस्से से कांपते हुए नील ने देवदत्त का गिरेबान पकड़ा तो देवदत्त ने खुद को छुड़ाते हुए
एक जोर का मुक्का नील के सीने पर दे मारा, जिससे नील सामने की दीवार से जा टकराया और निढाल होकर जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद उसे घसीटते हुए वापस कारागार में डाल दिया गया। वहीं जब से नील को अपनी बहन के बारे में पता चला, तब से उसके सभी घाव वापस से हरे हो गए और उसकी यहाँ से निकलने की इच्छा एक बार फिर से जाग उठी। धीरे धीरे उसकी छटपटाहट अपने चरम पर जा पहुंची। तभी उसे अपने पिता से मिली किताब का ख्याल आया और वह गुस्से में भड़कते हुए बोला, यह किताब मेरे किसी काम की नहीं है, इसे इतनी बार पढ़ने के बाद भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। नील ने नाराजगी से वो किताब उठाई और उसे फाड़कर आग के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरे पिताजी का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। जब नील को इस बात का होश आया, तब तक वो किताब जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उस राख से एक सुनहरी चीज निकली। वो एक स्वर्ण पत्र था, जिस पर बारीकी से कुछ अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उसने उन चिन्हों पर अपना हाथ फेरा, वो स्वर्ण पत्र हजारों छोटे टुकड़ों में बिखर गए। वो छोटे छोटे टुकड़े नील की त्वचा से चिपकने लगे और इससे पहले कि नील कुछ समझ पाता, एक आखिरी टुकड़ा नील के माथे पर जा लगा और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी भारी हथौड़े से उसके ऊपर वार किया जा रहा हो। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर इतना गर्म क्यों हो रहा है? अगले ही पल नील अचानक से जमीन पर जा गिरा, जिसके बाद उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर पर चिपकी सोने की परत तेजी से चमककर धीरे धीरे गायब होने लगी, जिसके बाद नील खुद ब खुद बेहोश हो गया और इस हादसे के बाद नील की पूरी जिंदगी ही बदल गई। अगले दिन नील हमेशा की तरह मुख्य शिष्यों का सहायक बनकर पिटने के लिए प्रशिक्षण कक्ष में पहुंच चुका था, जहां उसे पहला मुक्का पड़ते ही दर्द में राहत का एहसास हुआ और इसके शरीर में गर्म धारा की लहर उठने लगी, जो उसके शरीर को मजबूत बना रही थी। ऐसा होते ही नील हैरान होकर मन ही मन बोला, मैं जितना पिट रहा हूं उतना ही मेरा शरीर मजबूत होता जा रहा है। ये कैसा चमत्कार है? लगता है अब मैं सारी शक्ति अर्जित करके इस दलदल से बाहर निकल पाऊंगा। मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ और अपने पिता की मौत के जिम्मेदार हर इंसान को खुद अपने हाथों से नर्क से भी भयानक सजा दे सकता हूँ। ये सोचते नील खुशी से झूम उठा और सबसे ताकतवर शिष्य के हाथों पिटने के लिए सीधे खड़ा हो गया। तभी उस शिष्य ने नील को सीने पर एक जोरदार मुक्का दे मारा, जिससे वो धम की आवाज के साथ तेजी से जमीन पर जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए नील ने एक नजर अपने सीने की तरफ देखा और अब की बार वो पूरी तरह से हैरान रह गया। आखिर क्या हुआ था नील के सीने का हाल? मुख्य शिष्यों से पिटकर कैसा होगा नील सुंदर नगर की कैद से आजाद? कैसे सप्त सिंधु आश्रम पहुंचकर वो बचाएगा अपनी बहन नीलिमा को और कैसे दिलाएगा अपने पिता को इंसाफ? नियति के खेल और जिंदगी के उतार चढ़ावों से भरी इस बेहद दिलचस्प कहानी का पूरा मजा लेने के लिए सुनिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM ऐप।